दिखा न सिख थे, न हिंदू थे, न मुसलमान। उस बड़ा जूम करो खून मैं से जूम लथपथ कर हुआ थोड़ा था यार बैसाखी थी कहते उधर है ना। वो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 इतवार की एक सुबह थी। पंजाब की धरती पर आने वाले सबसे खूबसूरत दिन की सुबह, जब सारा पंजाब बैसाखी की खुशियां मना रहा था। न जाने कितने लोग हरमिंदर साहब के दर्शन पर और खालसा का स्थापना का दिवस मनाने आए हुए थे। मेरे वाले से स्टेट्स भी नहीं पहने फिर मैं बड़ा स्टेट्स। ठीक उसी दिन कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में शाम 4:30 बजे एक सभा करने का निर्णय लिया था। उनका इरादा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई और काले कानून की वापसी की मांग करने का था। बैसाखी की खुशियों के बीच जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक छोटा सा बच्चा दिन का कनस्तर बजाते हुए शहर के कुछ इलाकों में लोगों को यह संदेश देते हुए निकला। ठीक है जी बात डर लग रहा है उठने में हो करके देखो मैं जैसे ही इस बच्चे की दादी को बैसाखी मनाते ये हुए वीडियो सुना, भी है तो सोचा हाँ कि जुल्म का विरोध करना तो कोई जुल्म नहीं। बात पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? शाम को बाद में पता चल ही जाएगा। पर जाइए, आप आ रहे हो ना? आहो, जैसी को लेके पहुंच जाऊंगी 4:30 बजे। वैसे भी जलियांवाला बाग में तो लोग पहले से ही आपस में खुशियां बांट रहे थे, आराम कर रहे थे, मगर उन मासूम लोगों को यह मालूम नहीं था कि जनरल डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया है। प्रभात फेरियां निकालने और सभाएं करने पर प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने की कोई मुनादी ही नहीं कराई थी। लगभग दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली। गर्मी था पड़ी कोई सभा होने वाली है सुबह पड़ा फिर साहब, बाग में, जलियांवाला बाग में। सुना तो था यही 4-4:30 के करीब। जनरल डायर, ये वही नाम था जो आगे जाकर अंग्रेज हुकूमत के जुल्म सितम का सबसे काला अध्याय बनने वाला था। वो अंग्रेज में उठने वाली हर आवाज को हर तरह से कुचलने की कोशिश की थी। फिर चाहे वो आवाज 1770 में सन्यासियों और फकीरों ने संघर्ष किया, तो सन 1857 में पूरे देश ने एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की हुंकार भरी। इस संग्राम की हुंकार को अंग्रेजों ने दबा जरूर दिया था, लेकिन हुंकार जब तक जिंदा हो, वो मुंह पर रखी गई हथेली में से ही फूट फूट कर निकलती रहती है। कभी क्रांतिकारियों ने आजादी का बीड़ा उठाया, तो कभी कांग्रेस के कर्म ढल गए। एक तरफ कलर पार्टी ने
विदेशों ने आजादी का संग्राम छेड़ दिया था, तो पंजाब में भी वो देश की आजादी के लिए सक्रिय थे। सन 1915 में रास बिहारी बोस ने पंजाब आकर लाहौर, फिरोजपुर, अमृतसर, ननकाना साहिब और तरन तारण में अपने दूतों के जरिए अंग्रेजी सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों से सशस्त्र क्रांति के लिए संपर्क किया, मगर किसी तरह यह योजना अंग्रेजों को पता लग गई और कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 के दिन 19 वर्ष के बालक करतार सिंह सराभा को अंग्रेजों ने लाहौर की जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया। फांसी से लगा था। सन 1918 में सैन फ्रांसिस्को में गदर दल के सदस्यों पर मुकदमे चलाकर सजाएं दी गई। यह पहले विश्व युद्ध का समय था और अंग्रेजों ने अपने हित से इस युद्ध में भारत को भी छोड़ दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की संपदा, युद्ध सामग्री और सैनिकों का जमकर इस्तेमाल किया और बदले में भारत को क्या मिला? एक काला कानून, रोलेट एक्ट। आम हिंदुस्तानी की जबान में इस एक्ट को न फकीर, न दलील, न अपील के नाम से जाना जाता था। इस एक्ट के पास होने के बाद फिर 30 मार्च 1919 के दिन दिल्ली में 7 निहत्थे लोगों को सरकारी गोलियों से भून दिया गया। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किशन इसी कानून के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। तभी अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। पंजाब की जनता ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी रिहाई के लिए आवेदन दिए, लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके इरादे कुछ और नहीं थे। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का त्योहार अमृतसर में शांतिपूर्वक बीता था। फिर भी अंग्रेजों ने उस दिन महात्मा गांधी के वहां आने पर रोक लगा दी और उन्हें पलवल पर ही गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में पंजाब में कई जगहों पर सभाएं हुई, लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम था कि उनके इस अहिंसात्मक प्रतिरोध का जवाब अंग्रेज किस बर्बरता से देंगे। माइकल ओडायर ने जनरल डायर को सेना की टुकड़ियों के साथ जालंधर से बुलवा लिया। जनरल, रिपोर्ट इमीडिएटली विद योर ट्रूप्स। तुम्हारी यहाँ जरूरत है। इन हिंदुस्तानियों को काबू में लाना पड़ेगा। हाँ हरमन ना पुतो जब जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने आए हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे थे, एक हवाई जहाज हाँ तो दस कहना कि कौन दरअसल अंग्रेज हवाई जहाज से बाग का मुआयना कर रहे थे। जिले वाले बाग से दिखा रहे ने घटना नहीं वापरी थी जेडी। इस घटना से वहां मौजूद लोगों में बेचैनी बढ़ गई। उनके नेता ने उन्हें न घबराने की सलाह दी। उन्होंने वीडियो कॉल करके तभी कुछ ही देर में दूर से उस संकरी गली से कुछ बख्तरबंद गाड़ियां गली के बाहर आ रही थी। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ बाग में आ चुका था। लोगों में कुछ हलचल सी हुई, मगर हंसराज ने उन्हें डरने से मना किया। शांति से बात
करते हुए लोगों से किसी खतरा हो सकता था। लोग कुछ सोचते उससे पहले जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। न्यूज़ स्पीकर जो आ रही है इधरों औरतें आहो बलजिंदर दिख रही है। आदमी अपने परिवारों को अपनी बाहों में समेटे चीखों के समंदर में डूबे जा रहे थे। और बच्चे को मालूम भी नहीं था कि आई उनके लंगर दे देंगे मासूम भाई, से खेलते आई लंगर दे देंगे। कुछ देर बाद ठंडे खामोशी में भी कोई जाता रहा नहीं हैगा। न कोई चेतावनी, न बात खाली करने की घोषणा, न सभा बंद करने का हुक्म, सीधे एक हुक्म जारी हुआ। ए भाई ये सच्चे पास का है मेरे मालिक का है खुदा है गोलियां बंदूकों की नलियों से भाई गुरु। लोग बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। न अंग्रेज हुकूमत की बंदूकें थी और न डायर की आंखों में कोई इंसान। जो गोलियां उन बेगुनाहों के जिस्मों को चीरती हुई दीवारों में धंस गई थी, वो आज भी यहाँ की दीवारों में दफन है। गोलियां चलती रही, अंग्रेजों की गोलियों से जान बचाते हुए उन लोगों के लिए उस दिन एक उम्मीद थी, बाग में मौजूद कुआं। लोग बचते बचाते उस कुएं में गिरने लगे, तो कुछ लोगों ने गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूदना शुरू किया। एक के बाद एक लोग उस कुएं में गिरते चले गए। धीरे धीरे करके वो कुआं जिंदा और मुर्दा लोगों से भरता चला गया। कुआं इंसान की प्यास बुझाता है, लेकिन उस दिन इस कुएं ने शैतान की प्यास बुझाई थी। ये कुआं इस ऐतिहासिक मैदान के बीच में गूंजता हुआ एक काला धब्बा है, जिसमें आज भी उन मासूमों की चीखें गूंज रही हैं। उस दिन जलियांवाला बाग में खूनी जनरल डायर की प्यासी बंदूकें गोलियां खत्म होने तक चलती रहीं और हिंदुस्तानी शहीद होते रहे। उसे तो यह अफसोस हो रहा था कि गली संकरी होने के कारण वह अपनी मशीन में वहां तक नहीं ला पाया था। जलियांवाला बाग के इस संहार में उस दिन डायर ने अपने 90 सैनिकों के साथ 10 मिनट में 1650 गोलियां दागे, जिससे 1000 से ऊपर भारतीय शहीद हुए और 1500 से अधिक घायल। उन दरिंदों ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चों का गोलियों से कत्ल हुआ था। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। उन 15 बच्चों में बच्चे से एक बच्चे की उम्र सिर्फ 6 महीने थी। उस दिन मरने वालों में एक बच्चा ऐसा भी था जिसकी उम्र कोई 10 साल रही होगी। उस मरे हुए बच्चे की लाश की गोद में एक लाश और थी, एक 3 साल के बच्चे की लाश। ऐसे ही न जाने कितने घायल लोग अपनों की लाशों के पास लाशों की तरह बैठे हुए थे। बाग में मौजूद एक लाश के पास एक औरत बैठी थी, जो अपने पति की लाश पर विलाप कर रही थी। उस औरत का नाम था रतन देवी। कुत्तों को भगाने के लिए मैंने एक छड़ी खोजी, वहां दर्द में
मैं वहां से ना जाऊं। मैंने मुझे कि क्या मैं उससे मुझे उड़ा दूं, लेकिन उससे तो केवल पानी चाहिए था। उस जगह मैं पानी कहाँ से लाती? अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। वहां मृतकों के ढेर लगे पड़े थे, उनमें से बहुत से छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती। मृतकों के उस एकाकी जंगल में पूरी रात मैंने अकेले ही बिताई। हर घंटे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह 6 बजे मेरी गली से कुछ लोग चारपाई लाए और मैं अपने पति का शरीर घर ले जा सकी। उस रात मैंने जो अनुभव किया वो केवल मुझे और मेरे भगवान को ही पता है। है ना अपने पति दे लवे बैठी रही कहती मैं सारी रात 6 वजे ते गली ते फिर चाह पानी लेके आए कहती फिर मैं घरे लाश लेके आई। प्रियजनों की खबर लेने के लिए वहां कोई नहीं था। घायलों का इलाज करने के लिए कोई नहीं था। उन्हें पानी तक पिलाने के लिए कोई नहीं था। पानी का पकड़ने वास्ते नहीं कोई। आप सोचिए हर उस दर्दनाक माहौल के बारे में जो अगले 24 घंटे तक ऐसा का ऐसा ही रहा। वो दर्द और वो खामोशी जो उस दिन जलियांवाला बाग में पैदा हुई थी, वो खामोशी हिंदुस्तान के सीने में आज तक गूंज रही है। चलो खत्म हो गया नहीं अभी नहीं हो गया खत्म। उस वक्त मार्शल लॉ के काले बात लिखा था। अमृतसर में एक तरफ शहीदों के परिवार रुदन में डूबे थे तो दूसरी तरफ अंग्रेज कहकहे लगा रहे थे, क्लबों में नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे। वो रोज मार्शल लॉ का इस्तेमाल करके न जाने कितनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल के यातनाएं देते रहे। उन्होंने जश्न मनाया था। दोनों दायरों पर कोई असर नहीं। कई दिनों दोनों अमृतसर के लोगों को अपने जुल्म से दबाते रहे। उनका जुल्म लंगर छक के बर्तनों की सेवा करानी मैं मुंह से कट गली से गुजरता था, उसे घुटनों और हाथों को घूम के आइसक्रीम खा के फिर लंगर छक के फिर बर्तनों की सेवा करानी। अंग्रेजी आतंक का सामना कर रहा था। जब 14 अप्रैल को अमृतसर से 70-80 किलोमीटर दूर गुजरानवाला में कुछ भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर हवाई जहाज से बम बरसाए गए। न जाने कितने मारे। दुनिया की सभ्यता का झंडा उठाने वाली अंग्रेज हुकूमत का असली चेहरा ये था। पंजाब से कोई खबर बाहर नहीं जा रही थी, लेकिन ओंकार जब तक जिंदा हो वो मुंह पर रखी गई हथेली से भी फूट फूट कर निकलती रहती है। धीरे धीरे जब इस नरसंहार की खबरें देश में फैली तो पूरा हिंदुस्तान विरोध में उठ खड़ा हुआ। रोलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में आंदोलन तेज हो गया। जहां देश में प्रदर्शन और धरने हो रहे थे, उधर अंग्रेज टायर का गुणगान कर रहे थे। उनका ख्याल था कि इन गोलियों की आवाज में भारत का राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का संग्राम दब जाएगा। एक अंग्रेजी कवि रुडयार्ड किपलिंग ने डायर को शाबाशी ही नहीं दी, बल्कि उसके लिए एक राहत कोष तक खोल दिया। अंग्रेजी अखबार डायर को साम्राज्य का बहादुर रक्षक बता रहे थे। भारतीयों ने इस बेशर्मी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस नरसंहार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का पद वापस कर दिया। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक बीजी हॉर्निमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश के कवियों के लिए अपनी कविताओं में अपना विरोध दर्ज किया। सॉन्ग चल गया। वीडियो कंप्लीट इन तरानों में देश का दुख था, देशभक्ति थी और ये अंग्रेजों को एक चेतावनी भी थी कि तुम कब तक जुल्म करोगे। यह देश हमारा है और हम इसे आजाद करा के रहेंगे। फिर भी जब देश में हो रहे विरोध रुके नहीं तो उनसे बचने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने हंटर कमेटी बनाई। उस कमेटी की सच्चाई सामने लाने के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अपनी इंक्वायरी कमेटी बनाई। पंजाब के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन भी अमृतसर में किया। इस अधिवेशन में अंग्रेजों की नृशंसता की जमकर आलोचना की गई। इस घटना के बाद हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधाराएं और अधिक प्रबल हो गई। जलियांवाला बाग के इस नरसंहार के बाद वहां हुई क्रूरताओं को जब अपने गांव से जाकर एक बालक ने देखा तो उस बालक में देश प्रेम और आजादी के लिए जो अलख जगा, उसने उस बालक को भगत सिंह बना दिया। 13 अप्रैल 1919 को हुए इस नरसंहार का बदला 21 साल बाद पंजाब के बेटे शहीद आजम सरदार उधम सिंह की बंदूक ने लिया। वो गदर पार्टी की विचारधारा से प्रभावित थे। लंदन के गेस्टन हॉल में 13 मार्च 1940 के दिन चली वो 6 गोलियां माइकल ओडायर के जिस्म में उतरी। वही माइकल ओडायर जिसने जनरल डायर को जलियांवाला बाग में कत्लेआम करने के लिए भेजा। उसे गोली मारने के बाद उधम सिंह वहां से भागे नहीं। उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया और रही बात माइकल ओडायर की तो वो इसी के लायक था। उसे मेरे हाथों मरना ही था। मुझे उसकी चलाई गोलियों की गूंज ने सोने नहीं दिया है और अब जाकर वो शांत हो गया है। अब मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। अपने मुकदमे के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता उन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था। मेरे पे कत्ल का इल्जाम है। मुझे अपने किए पर गर्व है क्योंकि मैंने वो अपने मुल्क की आजादी के लिए किया है। क्या ये अदालत मुझे बतलाएगी कि क्या जलियांवाला बाग में जनरल डायर की मनाई हुई वो भूमि आजादी कत्लेआम नहीं थी? अंग्रेजों ने उन्हें लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी पर लटकाया था। चल बस। आज भी ये देश उस शहीद सिख को सलाम करता है। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो। खिलेंगे फूल उस जगह
कि तू जहां शहीद हो, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। चल ये जो इतिहास आप सबने सुना, ये बस हो गया। इतिहास उस क्रूरता का इतिहास है जिसे हमारे देशवासियों ने जिया था। ये इतिहास है जलियांवाला बाग में हुई उस शहादत का जिसने राष्ट्रवाद की एक नई लहर को जगाया था और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे देशवासियों का मनोबल दृढ़ किया था। ये वो इतिहास है जो हमें सिखाता है कि जालिम चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वो एक दिन झुकना जरूर है। ये इतिहास है उन शहीदों का जिनकी शहादत को हमारे देश और हमारे देशवासी कभी भूलेंगे नहीं और उसे कभी बेकार नहीं जाने देंगे। आओ हमारे उन शहीदों को सलाम करें चलो जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और सलामी दें हमारे उन जाबाज जवानों को जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की, हमारे प्रजातंत्र की और हमारे अधिकारों की हिफाजत की। चलो खत्म हो गया। सारा कुछ अखा के सामने हो गया ना, ऐ लग रहा है ना। 3D दिखाया पूरा इतना बड़ा होती ऐसा कहीं दीदी उन्होंने पूछ लो अभी रोटी लाके भेजी उन्होंने कहीं करने स्टैंडर्ड लगा के वहाँ का एसटी में रहूँ दे ये है कि ब्लॉक में कितने पानी में रहूँ दे मैं खाना खाने जाओ जाओ तो लगा के संभाल दो और अगला में खा के देखने दे चले भी अच्छा यही तो पता लगे बंदे ने समझ नहीं फोन करके रख हर चीज